वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अक्षय गुरुकुल। तो आज हम एनवायरमेंटल साइंस की 5th यूनिट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल, जल, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधन में हानिकारक पदार्थों का मिलना होता है। मतलब प्रदूषण से यह मतलब है कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जब उनमें हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, चाहे वो गैस के रूप में हो या फिर असॉलिड फॉर्म में हो, तो वही जो प्रक्रिया होती है वही हमारा प्रदूषण कहलाती है। प्रदूषण जीवन और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषण के कारण वायुमंडल, जल और मिट्टी में हानिकारक रसायनों और अन्य पदार्थों का संचय होता है जो जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो प्रदूषण होते हैं उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा वायुमंडल प्रदूषण। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें हानिकारक गैसों का मिलना हो जाता है जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। फिर सेकंड है हमारा जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है? जो जल है, चाहे वो धरातलीय जल हो या फिर भूम जल हो, जब उनके अंदर हानिकारक रसायन या फिर केमिकल या फिर पदार्थों का मिलना होता है तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण क्या है? जब मृदा के अंदर, चाहे वो केमिकल के रूप में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में, जब हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो वो मृदा प्रदूषण कहलाता है। और ध्वनि प्रदूषण वह प्रदूषण होता है जब एक ध्वनि मानव के शून्य क्षमता से ऊपर चली जाती है ना, तो वो ध्वनि एक प्रदूषण के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो अब हम इन जितने भी 4 प्रकार के हमारे प्रदूषण है जो हमारे सिलेबस में है उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में हानिकारक गैसों और कणों का मिलना होता है जो मानव और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में हानिकारक रसायनों और अन्य पदार्थों का संचय होता है जो जीवन को खतरे में डालते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वायुमंडल है जिसमें हम सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, जब इस वायुमंडल के अंदर हानिकारक गैसेस हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जब ये सब गैसेस इसमें मिल जाती हैं तो हमें ना सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, जो वायु प्रदूषण का एक लक्षण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण को फैलाने वाली गैसेस क्या क्या हो सकती हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस वाहनों और उद्योगों से निकलती हैं जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती हैं। ठीक है, सेकंड हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस वाहनों और उद्योगों से निकलती है जो हमारे वायुमंडल में गर्मी को बढ़ाती हैं और वायुमंडल या फिर जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। थर्ड है हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह गैस वाहनों और उद्योगों से निकलती है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। फोर्थ है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। यह गैस मुख्यतः उद्योगों से निकलती है जो वायुमंडल में एसिड रेन का कारण बनती है। फिफ्थ है हमारी ओजोन। यह गैस वायुमंडल में हानिकारक होती है जो जीवन को खतरे में डाल सकती है। इन सभी गैसों को हमने पढ़ा तो इससे हमें ये पता चलता है ये जो जितनी भी गैसेस हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर ओजोन हो या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, ये सभी ना हमारे वायुमंडल में हानिकारक पदार्थों का मिलाने का कार्य करती हैं जो मानव की श्वसन प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और वायुमंडल प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला हमारा पौधों और जीव जंतुओं पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक और मानव जीवन पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वायुमंडल या फिर वायु प्रदूषण का जो प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा वायु प्रदूषण है वो वायु जो प्राकृतिक है उसके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, वायुमंडल का सबसे पहला प्रभाव प्रकृति पर क्या पड़ता है, वो पड़ता है जलवायु परिवर्तन। वायु प्रदूषण में ग्रीन हाउस गैसेस शामिल होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। मतलब वायुमंडल में ऐसी गैसेस होती है ना, जो हमारा जो टेम्परेचर है, जो हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, जो हमारा जलवायु
मंडल का टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान वो गैसेस करती हैं जो वायु प्रदूषण में उपलब्ध होती हैं। सेकंड है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। ऑब्वियस सी बात है, अगर वायुमंडल में प्रदूषण होगा तो जो वायु में रहने वाले जीव जंतु हैं या फिर जो वायु में उड़ने वाले जीव जंतु हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जैसे तितलियाँ हो गई, ग्रास हॉपर हो गए, इन सब को ना काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वायु में मौजूद प्रदूषक जैसे सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वनस्पतियों और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह पौधों के विकास को बाधित कर सकता है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। थर्ड है हमारा वर्षा का परिवर्तन। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है जो मिट्टी और जल स्रोतों को दूषित करती है। कहने का मतलब यह है, जितने भी हमारे संसाधन हैं, जैसे हमारी गाड़ी हो गए, परिवहन के संसाधन हैं, जब इनसे जो गैसेस निकलती है ना, वो सारी गैसेस ना ऊपर वातावरण में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं और जब बारिश होती है ना, वो गैसेस पानी की बूंदों के साथ मिलकर पृथ्वी पर आती है वापस, जो मृदा के लिए और जो हमारा मानव जीवन है उसके लिए काफ़ी हानिकारक होती है। अब जब वो गैसेस पृथ्वी पर आती हैं तो जितने भी फसलें होती हैं ना, उनको उगने में वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि अगर कोई एसिड आप किसी पौधे पे डाल दोगे तो उसको तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और साथ ही अगर वो कोई पौधा अम्लीय वर्षा के साथ उग भी जाता है तो वो मानव के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर मानव उस फसल को खा रहा है तो उस पर भी, उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारे मुख्य बिंदु थे। अब हम देखते हैं जो मानव जीवन है उस पर वायु प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहला है स्वास्थ्य समस्याएं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा, बायोकार्डिटिस और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। यह हृदय रोगों का भी कारण बन सकता है। आप सभी को पता है, जब हमारे आसपास की वायु दूषित हो जाएगी, वायु प्रदूषण से ग्रस्त हो जाएगी, तो जितने भी वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। जैसे अस्थमा हो सकता है हमें, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है हमें, और जो हृदय रोग है, हार्ट डिजीज़ है, वो भी हो सकती है हमें। ठीक है। सेकेंड है हमारा जीवन प्रत्याशा की कमी। अब आप सभी को पता है कि मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हवा। अगर वातावरण में ऐसी हवा उपलब्ध है ही नहीं जिनको श्वसन किया जा सके, तो मानव जीवन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। वायु प्रदूषण से मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे तनाव और चिंता की समस्या। आपने कभी नोटिस करा है, जब आपकी नाक बंद होती है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ना आपके सर में दर्द भी हो सकता है। और जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कैसे कोई कार्य कर सकते हो। ठीक है। अब जब वायु ही लेने लायक नहीं है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा आर्थिक प्रभाव। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चिकित्सा खर्च बढ़ता है और कार्य क्षमता में कमी आती है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। मतलब जब वायु प्रदूषण होता है ना, तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे हमारा खर्चा ना काफ़ी बढ़ जाता है और उससे ना हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है, जिससे कार्य क्षमता में कमी आती है। इस प्रकार वायु प्रदूषण का प्राकृतिक और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव होता है, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। अब वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके उपाय देख लेते हैं। अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके इसे रोका जा सकता है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जिससे जो हमारे ऐसे संसाधन हैं जो हानिकारक गैसें उत्पन्न करते हैं, जैसे वाहन हो गए, है ना, तो उनमें हम कमी ला सकते हैं। सेकंड है हमारा, अगर घर के लोग अलग अलग वाहन का प्रयोग ना करके एक ही वाहन का प्रयोग करें तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ईंधन है उसकी भी बचत होगी और जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको भी हम कम कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, अपने घरों के आसपास पेड़ पौधों की देखभाल करें। ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर हम पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा, वो सही से पनपेंगे, बड़े होंगे। फोर्थ है हमारा,
आपके बगीचे में सूखी पत्तियों को जलाने की वजह उनकी खाद बनाएं और उसका प्रयोग करें। मतलब जो जैसे आपके बगीचे में पेड़ पौधे या फिर आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जब वो उनकी पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं तो कुछ लोग होते हैं उनको इकट्ठा करके ना जला देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। उनको इकट्ठा करके उनकी खाद बनाएं। उनकी खाद का प्रयोग जब आप अपने पेड़ पौधों के गमलों में या फिर उन्हीं पेड़ पौधों में प्रयोग करोगे ना, तो उससे वातावरण को भी काफ़ी मदद मिलेगी और वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का प्रयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा। अब हमने अपनी प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था कि जो सौर ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि सूर्य से आने वाली किरणों का प्रयोग करके हम एनर्जी बनाते हैं, जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं। अब हम जो परंपरागत हमारे जो संसाधन थे, अब हम उनका ही प्रयोग करेंगे, जैसे कोयला और ईंधन का प्रयोग करेंगे, तो वो एक बार ही यूज़ होंगे और उनसे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन जो हमारा सौर ऊर्जा है उसका हम प्रयोग करेंगे तो उसका हम प्रयोग बार बार कर सकते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होती है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रदूषण का प्रकार है वो है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो हमारे जल संसाधनों को प्रभावित करती है और जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। जल प्रदूषण के कारण और रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं। अब हम देखते हैं कि जो जल प्रदूषण के कारण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक रसायन। उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक रसायन जल में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। मतलब जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, जब उनके अंदर से केमिकल निकलता है तो वो काफ़ी ना हानिकारक होता है। अब वो केमिकल निकल कर डायरेक्ट नदियों में जाता है या फिर नदी नालों में जाता है, जो जल प्रदूषण का कारण बनता है। कृषि से निकलने वाले हानिकारक रसायन। कृषि से निकलने वाले हानिकारक रसायन जल में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। आप सभी को पता है जो कृषि की या फिर खेत की जो सिंचाई करी जाती है वो बोरवेल या फिर नहर के माध्यम से करी जाती है। अब जब हम अपने खेतों में हानिकारक केमिकल जैसे डाइक्लोफेनिक जैसे केमिकल का प्रयोग करते हैं अपने उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो वो जो जल होता है ना, वो जो केमिकल होता है वो जल में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा घरेलू कचरा। घरेलू कचरा जल में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनता है। आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे ना बहुत से लोग अपने घर के कूड़े कचरे को ना नदी में फेंक देते हैं। जो कूड़ा करकट होता है ना वो नदी में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, वाहनों से निकलने वाले हानिकारक रसायन। वाहनों से निकलने वाले हानिकारक रसायन जल में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। आप सभी को पता है जो हमारे वाहन होते हैं उनमें से हानिकारक गैसेस निकलती हैं। अब जब वो गैसेस हवा में ऊपर जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, फिर जब बारिश होती है वो गैसेस उनके साथ पृथ्वी पर आती है, जो अम्लीय वर्षा भी कहलाती है। अब जब वो गैसेस पानी में मिल जाती हैं तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। फिफ्थ है हमारा जल शुद्धिकरण यंत्रों की कमी। आपको अगर याद हो तो हमारे स्कूल में जब हम स्कूल टाइम में थे तो हमें एक कार्बन की गोली दी जाती थी। कार्बन की गोली होती थी आई थिंक वो। तो वो क्या होता था, उससे क्या होता था, जब हम गंदे पानी के गिलास में उस कार्बन की गोली को डालते थे ना तो जितना भी प्रदूषक तत्व होते हैं ना वो सोख लेती थी कार्बन की गोली, जिससे क्या होता था कि वायु जल प्रदूषण में ना कमी लाई जा सकती थी। अब ऐसे जो उपकरण होते हैं, एक तो सबसे पहला इनकी कमी है और जो इनका उपयोग है ना वो आज के टाइम में कोई भी नहीं करता, जिससे जल प्रदूषण बनता है या बढ़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है जल शुद्धिकरण संयंत्रों का निर्माण। ठीक है, जल शुद्धिकरण यंत्रों का निर्माण जल प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको अभी कार्बन की गोली का एग्जाम्पल दिया था, तो इस कार्बन की गोली का हमारे देश में सबसे पहला तो प्रयोग नहीं है, और अगर होता है तो वो काफ़ी बड़े स्तर पर होता है, छोटे स्तर पर इसका कोई भी प्रयोग नहीं करता। तो सबसे पहले ऐसे यंत्रों का निर्माण किया जाए जो जल को शुद्ध कर सके, और ऐसे उपकरण का भी इस्तेमाल किया जाए जो जल को शुद्ध कर सके, जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। दूसरा है हमारा उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक रसायनों का नियंत्रण। उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक रसायनों का नियंत्रण जल प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। मतलब कि जो उद्योगों से जल निकलता है, जो केमिकल्स निकलते हैं, अगर हम उनको डायरेक्ट नदियों में ना डालकर उनका कोई प्रयोग निकाल सकें, मतलब या फिर उनको साफ़ कर सकें,
तो उससे भी जल प्रदूषण में काफ़ी सहायता मिलेगी, उसको रोकने में काफ़ी सहायता मिलेगी। थर्ड है हमारा कृषि से निकलने वाले हानिकारक रसायनों का नियंत्रण। कृषि से निकलने वाले हानिकारक रसायनों का नियंत्रण जल प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। मतलब अगर किसान अपने खेतों में अत्यधिक उपज की लालच ना रखते हुए उसमें केमिकलों का उपयोग ना करे, तो जो अम्लीय वर्षा जैसी हानिकारक जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होगी, जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। घरेलू कचरे का प्रबंधन। घरेलू कचरे का प्रबंधन जल प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। यानी अगर हम अपने जो घर का कूड़ा करकट होता है उसका ही हम रिसाइकल या रीयूज़ कर लें, तो जो जल प्रदूषण है ना उसको रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जब हमारी कचरे का रीयूज़ या रिसाइकल उसका हो जाएगा तो हम उसको नदी या फिर कहीं आसपास की जगह पे फेंकेंगे ही नहीं। ठीक है। फिफ्थ है हमारा वाहनों से निकलने वाले हानिकारक रसायनों का नियंत्रण। वाहनों से निकलने वाले हानिकारक रसायनों का नियंत्रण जल प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। अगर वाहनों से निकलेगा जो केमिकल निकलता है, अब उसका भी कोई रीयूज़ ढूंढ ले, ठीक है, या फिर उसको हम डायरेक्ट नदियों में ना फेंकें, तो उससे भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा जल संचयन। जल संचयन जल प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। यानी एक जल का एक से अधिक बार प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस जल से हम अपनी सब्जियां या फिर अनाज को धोते हैं, अगर उसी जल को हम फेंके ना और उसको पेड़ पौधों में डाल दें, तो उससे भी जल प्रदूषण रोका जा सकता है। ठीक है। सेवंथ है हमारा जल शिक्षा। जल शिक्षा जल प्रदूषण को रोकने में मदद करती है। जब हम लोगों को जल के महत्व के बारे में बताएंगे और जल प्रदूषण उनके द्वारा होने वाले जल प्रदूषण के कारणों के बारे में बताएंगे, तो उनसे ना जल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी लोगों में, जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। एट्थ है हमारा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। मतलब ये एक तरह से एक अधिनियम है सरकार द्वारा, जिसमें जो जल की महत्वता है उसको लोगों को बताया जाएगा। और उद्योगों से निकलने वाले जो हानिकारक केमिकल है, अगर वो उद्योग उस हानिकारक केमिकल को नदी में मतलब डायरेक्ट डाल देते हैं, तो उन पर कार्रवाई भी, उन उद्योगों पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है। जिससे जल प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलेगी। तो जो हमारा थर्ड है वो हमारा मृदा प्रदूषण। तो आइए हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण क्या होता है। मृदा प्रदूषण की परिभाषा। प्रदूषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है और यह विभिन्न हानिकारक तत्वों, रसायनों या प्रदूषकों के कारण प्रदूषित हो जाती है। यह प्रदूषण भूमि के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और कृषि, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मतलब इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब मिट्टी में हानिकारक रसायनों और तत्वों का मिलन हो जाता है तो वही मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण जो होती है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले होता है औद्योगिक अपशिष्ट। फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट मृदा को दूषित करते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो उद्योग होते हैं वो जो केमिकल्स होते हैं अपने फैक्ट्री से निकलने वाले, उनको डायरेक्ट नदियों में डाल देते हैं। तो कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जो अपने जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं उनको किसी खुले मैदान में डाल देते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं करता, उससे भी मृदा प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है। कृषि रसायन हमारा सेकंड पॉइंट है, जिसमें हम देखते हैं कि कीटनाशक, खरपतवार नाशक और उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मृदा में हानिकारक रसायनों को बढ़ाता है। अब जब किसान एक ही भूमि के क्षेत्र में बार बार केमिकल्स डाल रहा है, उर्वरक डाल रहा है, खतरनाक नाशक, कीटनाशक ये सब डाल रहा है, तो उससे क्या होता है कि उससे ना वो मिट्टी उसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेती है, जो मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है। थर्ड है हमारा प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक की वस्तुएं मृदा में लंबे समय तक बनी रहती हैं और प्रदूषण का कारण बनती है। आप सभी को पता है जो प्लास्टिक होता है वो डिकम्पोज बहुत मुश्किल से होता है, मतलब ना के बराबर ही प्लास्टिक डिकम्पोज होता है। क्या कहा जाता है कि अगर आप एक प्लास्टिक की थैली को एक ज़मीन में दफना दें और फिर उसको 100 साल बाद खुरद के देखें तो प्लास्टिक वैसी की वैसे ही मिलेगी। मतलब प्लास्टिक का डिकम्पोज होना काफ़ी मुश्किल होता है। अब जब प्लास्टिक ज़मीन के अंदर चली जाती है तो वही
मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। फोर्थ है हमारा शहरीकरण। शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य और अपशिष्ट प्रबंधन की कमी से मृदा प्रदूषण होती है। यानी अगर एक भूभाग है जिसमें मिट्टी है, ठीक है, अब जब शहरीकरण होता है तो उस मिट्टी के ऊपर ना कंक्रीट की लेयर चढ़ा दी जाती है भूमि निर्माण के लिए या फिर मकान निर्माण के लिए, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना वो कंक्रीट के नीचे दब जाती है, उससे ना मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा खनन गतिविधियाँ। खनन के दौरान मृदा में धातु और अन्य हानिकारक तत्व मिल जाते हैं। यानी खनन का मतलब होता है खुदाई की प्रक्रिया। खुदाई की प्रक्रिया को ही खनन कहा जाता है। अब जब हम किसी क्षेत्र में खुदाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो अंदर की मिट्टी होगी, जो उपजाऊ मिट्टी होगी, वो तो बाहर आएगी और साथ ही उसमें जो पोषक तत्व होंगे ना वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे मृदा प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अब जब वो मिट्टी में पोषक तत्व ही नहीं है तो उसको उपयोग में ही नहीं लाया जा सकता, मतलब उसमें कोई फसल या फिर कोई चीज़ उगाई नहीं जा सकती, तो वो मृदा तो बेकार हो गई। अब वो बेकार मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृदा प्रदूषण के उपाय। अब हम देखते हैं कि जो मृदा प्रदूषण होती है उसको रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस कचरे का सही तरीके से निपटारा और पुनर्चक्रण। मतलब जो हमारी कचरा होता है, जब हम उसको ऐसे ही आसपास के वातावरण में फेंक देते हैं, अगर हम उसको आसपास के वातावरण में ना फेंक कर उनका पुनः प्रयोग या फिर रिसाइकल उनको कर ले या फिर उनका रीयूज़ कर ले, तो उससे क्या होगा कि जो कूड़ा करकट होगा, जो अपशिष्ट होगा ना, उसका एक प्रबंधन बन जाएगा। ठीक है, वो वातावरण में दिखाई नहीं देगा हमको आसपास के क्षेत्र में। उससे क्या होगा, जो मृदा प्रदूषण है ना उसको रोका जा सकता है। ठीक है। सेकंड है हमारा जैविक खेती। यानी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय जैविक विकल्पों का उपयोग। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो मृदा प्रदूषण है उसका कारण होता है कि कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। अब जब हम कीटनाशकों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, हम जो ओरिजिनल या फिर जो प्राकृतिक खाद होती है उसको बनाकर उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति तो बनी रहेगी। ठीक है, और उसमें हानिकारक केमिकल मिल नहीं पाएंगे, तो उससे ना मृदा प्रदूषण में गिरावट आएगी। ठीक है, मतलब मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में मृदा की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब वृक्षारोपण का मतलब होता है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। अब एक भूभाग है, वहाँ पे मिट्टी, सिर्फ मिट्टी है, वहाँ पे अगर हम पेड़ लगा देंगे तो जो पेड़ की जड़ है ना मिट्टी को जकड़ के रखेगी। अगर तेज़ हवाएं चलेंगी या फिर बारिश होगी तो उस मिट्टी को ना आसानी से बहने या उड़ने नहीं देगी। ठीक है, जिससे मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। फोर्थ है हमारा शिक्षा और जागरूकता। लोगों को मृदा प्रदूषण के प्रभावों और उपायों के बारे में जागरूक करना। देखो, किसी भी प्रदूषण को रोकने के लिए ना सबसे बड़ा हथियार होता है शिक्षा। अगर लोगों को जागरूकता ही नहीं है कि मतलब प्रदूषण क्या होता है, अगर लोग प्रदूषण को हल्के में ले आ रहे हैं तो वो आगे चल के ना उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन अगर हम समय रहते लोगों को शिक्षित कर देंगे ना प्रदूषण के बारे में, तो लोग जागरूक होंगे, उनमें सिंसेरिटी आएगी कि उनको लगेगा कि ये हमारे लिए खतरनाक है, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो लोगों को शिक्षित करके भी उनके प्रदूषण के बारे में या फिर मृदा प्रदूषण के बारे में ज्ञान देकर, समझाकर ये भी बताया जा सकता है कि मृदा प्रदूषण हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है और उसको रोकना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा नियम और कानून। सरकार द्वारा मृदा संरक्षण के लिए सख्त नियम और कानून लागू करना। मतलब जितने भी उद्योग हैं ऐसे नियम बना दिया जाए कि जो उद्योग है वो डायरेक्ट अपना केमिकल जो होता है ना तो वो जल में डाले, मतलब नदी वदी किसी में भी ना डाले, और ना वो खुले मैदान या फिर मिट्टी में डाले। ठीक है। इस प्रकार मृदा प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसके उपायों को अपनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब हमारा जो फोर्थ प्रदूषण है वो हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो आइए देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा। ध्वनि प्रदूषण को उस अवांछनीय और अनियंत्रित ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मानवीय स्वास्थ्य, जीव जंतुओं और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह आमतौर पर औद्योगिक, यातायात, निर्माण कार्य और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण की जो सिंपल डेफिनेशन वो ये है
कि ऐसी ध्वनि जो मानवीय सुनने की क्षमता को पार कर देती है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, या फिर वो प्रक्रिया ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। अब हम देखते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण है उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है यातायात। वाहनों की आवाज़ जैसे कार, बस और ट्रक जो सड़क पर चलते समय उत्पन्न होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब जो वाहन होते हैं, जो यातायात के साधन होते हैं, जब आपने देखा होगा कि ट्रैफिक जैम लग जाता है तो जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी हॉर्न बजाते ही रहते हैं, वो रुकते ही नहीं है। तो कुछ लोग उस हॉर्न के जो शोर होते हैं उसको तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना वो उस ध्वनि को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। उस हॉर्न की आवाज़ों से ना उनके सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यातायात के साधन जो होते हैं वो इसका कारण हो सकता है। दूसरा होता है हमारा औद्योगिक गतिविधियाँ, कारखानों और उद्योगों से निकलने वाली मशीनों की आवाज़। आपको पता है जो जितने भी कारखाने होते हैं उनकी जो मशीनें होती हैं वो कितनी तेज़ आवाज़ करती हैं, मतलब उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। थर्ड है हमारा निर्माण कार्य, भवनों के निर्माण या मरम्मत के दौरान होने वाली आवाज़। आपको पता है जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है और अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी और अभी आपके घर के बगल में या फिर कहीं आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो आप क्या उस आवाज़ में पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना, बल्कि आपके सर में दर्द हो जाएगा उस आवाज़ से। तो ये जो कारण है ये हमारा ध्वनि प्रदूषण का कारण है। फोर्थ है हमारा शोरगुल, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे बाज़ारों, कार्यक्रमों या समारोह में उत्पन्न शोर। अब आपने देखा होगा कि जैसे अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, और आपके घर के बगल में से किसी की बारात जा रही है, तो आप बहुत मुश्किल से पढ़ पाएंगे। आप बल्कि उस जो बारात है उसके जाने में आप अलग से डांस करने लग जाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो शोरगुल है, जो बिना बात का जो शोर होता है, वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा घरेलू उपकरण, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर और अन्य घरेलू उपकरणों की आवाज़ ध्वनि प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा उपाय है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वो है ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग। दीवारों और छतों पर ध्वनि अवशोषक पैनल लगाना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो दीवार और जो छत है ना उस पर साउंड प्रूफ सिस्टम कर देना। ठीक है, सेकंड है हमारा यातायात प्रबंधन, ट्रैफिक सिग्नल और रूट प्लानिंग के माध्यम से शोर को कम करा जा सकता है। मतलब जो हमारे ट्रैफिक नियम है, जो कानूनी व्यवस्था है ट्रैफिक की, उसको सुधार कर भी ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कुछ नियमों का निर्माण करके। थर्ड है हमारा निर्माण कार्य के समय में कमी, निर्माण कार्य के समय को नियंत्रित करना ताकि शोर कम हो सके। मतलब आपने देखा होगा कि जो निर्माण कार्य होता है वो एक नियमित समय में या तो शुरू नहीं होता या फिर ख़त्म नहीं होता। मतलब आज कुछ काम आज हो गया, कुछ काम अगले 20 दिन बाद हो रहा है, कुछ काम उसके भी बाद हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो निर्माण कार्य का समय है उसको निर्धारित कर दिया जाए। फोर्थ है हमारा जागरूकता अभियान, लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूक करना। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए ना ध्वनि प्रदूषण करते हैं, तो ऐसे लोगों को ना जागरूक करना पड़ेगा। उनको शिक्षा के मतलब ध्वनि प्रदूषण के बारे में शिक्षा देनी पड़ेगी जिनसे वो अवेयर हो पाएंगे। फिफ्थ है हमारा वृक्षारोपण, पेड़ पौधों ध्वनियों को अवशोषित करने में मदद करते हैं और वातावरण को शांत बनाते हैं। आप यकीन करोगे जो अगर हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं हमारे आसपास या फिर ज़्यादा तादाद में पेड़ पौधों को लगाते हैं तो जो ध्वनि होती है ना वो उनको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो यही सब उपाय हैं जिनसे हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नाभिकीय खतरा। मतलब नाभिकीय खतरा उस स्थिति को कहते हैं जिसमें नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय सामग्री के कारण मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण या समाज को खतरा उत्पन्न होता है। यह खतरे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटनाएं, नाभिकीय हथियारों का उपयोग या नाभिकीय अपशिष्ट का असुरक्षित प्रबंधन। आपको पता है अमेरिका ने चीन पर हिरोशिमा और नागासाकी, जो चीन के प्रमुख इलाके थे, उन पर एटम बम, उनका नाम था लिटिल
मैन और फैट बॉय उनको छोड़ा था। तो ये कहा जाता है कि जो वहाँ का इलाका है ना, हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे आज भी जो जिन बच्चों का भी जन्म हो रहा है वो आज भी अपंग पैदा हो रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि आज जो न्यूक्लियर अटैक था वो वहाँ पे कितने समय पहले किया गया था, लेकिन आज भी वहाँ पर न्यूक्लियर अटैक का जो प्रभाव है उसको सीधा देखा जा सकता है। तो यही हमारा नाभिकीय खतरा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नाभिकीय खतरे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है हमारा दुर्घटनाएं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में तकनीकी खराबी या मानव त्रुटि के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा की घटनाएं। मतलब आप इसमें एग्जांपल वो भी डाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया हिरोशिमा और नागासाकी का, वो भी आप डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा नाभिकीय खतरा। युद्ध या आतंकवादी गतिविधियों के कारण नाभिकीय हथियार का उपयोग। आपको पता है जो हमारी मतलब जब किसी देश का किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाता है तो वो ज़्यादातर ना न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। मतलब जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं उनकी अटैक की धमकी देता है। अगर उनका प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है नाभिकीय खतरा बढ़ेगा ही। थर्ड पॉइंट है हमारा नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन। नाभिकीय अपशिष्ट या असुरक्षित निपटारा या भंडारण। मतलब इस पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि एक एटम बॉम्ब को बनाने में ना काफ़ी हानिकारक, मतलब मानव के लिए काफ़ी हानिकारक केमिकलों का प्रयोग होता है, क्योंकि एटम बॉम्ब का मकसद तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। अब जब उस एटम बॉम्ब को या फिर एक एटम मिसाइल को बनाया जाता है तो उसके बनाने के बाद जो भी उसमें यूज़लेस सामान होता है, अगर हम उसका भी सही से निपटारा या फिर उसको नष्ट नहीं करेंगे ना तो ये खतरा भी हो सकता है कि जो वो सामान है वो भी मनुष्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाए या फिर नाभिकीय खतरा उत्पन्न करे। तीसरा फोर्थ पॉइंट है हमारा प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, सुनामी आदि जो नाभिकीय संयंत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कहीं पर न्यूक्लियर मिसाइल बनाई जा रही है। ठीक है, अब उस मिसाइल को बनाते वक्त, उसमें एटम को डालते वक्त कोई तेज़ भूकंप आ गया या फिर सुनामी आ गई, तो उससे क्या होगा कि जब हम उस मिसाइल का निर्माण कर रहे होंगे ना तो उसमें ना दुर्घटना की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो नाभिकीय खतरे को उत्पन्न करेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा नियामक विफलता। सुरक्षा मानकों का पालन ना करना या कमज़ोर सुरक्षा उपाय। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नाभिकीय खतरे के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसको कम किया कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहला, सुरक्षा मानकों का पालन। नाभिकीय संयंत्रों में कठोर सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए। मतलब नाभिकीय उपकरणों को बनाते समय ना कठोर मानकों का पालन करना चाहिए, मतलब उनको काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, यानी जितने भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो किया जाए। सेकंड पॉइंट है हमारा आपातकालीन योजना। संभावित दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन योजना बनाना और उनका अभ्यास करना। मतलब अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए ना पहले से ही अवेयर रहना चाहिए। जितने भी हम स्टेप्स कर सकते हैं वो, मतलब उस दुर्घटना को कम से कम फैलने के लिए, मतलब जितना हम देख सकते हैं कि वो दुर्घटना कम से कम फैले, उनके उपाय हमें बनाने चाहिए और उनका अभ्यास हमें करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा जन जागरूकता। लोगों को अभी किए खतरों के बारे में जागरूक करना और शिक्षा देना। मतलब लोगों को ये बताना कि अगर ऐसा कोई नाभिकीय खतरा आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, और उनको शिक्षा देनी चाहिए कि आप इनसे कैसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा नियामक प्राधिकरण। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग पर निगरानी रखने वाले प्राधिकरणों का गठन और उन्हें सशक्त बनाना। मतलब हमें ऐसी ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो नाभिकीय खतरों को ना कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जैसे कि कोई देश है, वो बिना किसी की इजाज़त के न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ना। अब उसको बनाते वक्त कोई ख़तरा आ गया तो वो संगठन जो होगा ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण चरण उठा सकता है या फिर कोई कार्रवाई कर सकता है।
अब कोई संगठन ही नहीं होगा तो जितने भी देश हैं वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी के रोक टोक के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। और अगर उनको बनाने में कोई नाभिकीय खतरा उत्पन्न हो गया तो वो भी काफ़ी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए किसी प्राधिकरण या समिति का होना ज़रूरी है। नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन, उचित और सुरक्षित तरीके से नाभिकीय अपशिष्ट का प्रबंधन, मतलब नाभिकीय या फिर बॉम्ब को बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में कोई भी कोई ऐसी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो परमाणु होते हैं उनका तत्व देखने को मिलता है, मतलब उनमें कहीं ना कहीं एटम प्रेजेंट होते हैं जो बाकी लोगों के लिए हानिकारक होता है। अब हम उसको ऐसी किसी खुली जगह में फेंक देंगे तो लोगों के संपर्क में आने पे या फिर जब लोग उसके संपर्क में आएंगे तो काफ़ी नुकसान हो सकता है लोगों को। ठीक है, इन उपयोगों के माध्यम से नाभिकीय खतरे को कम किया जा सकता है और समाज तथा पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ठोस अपशिष्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं। ठोस अपशिष्ट उन पदार्थों को कहा जाता है जो ठोस रूप में होते हैं और जिनका उपयोग या पुनःचक्रण नहीं किया जा सकता। यह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, जैसे घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, कृषि अपशिष्ट और निर्माण सामग्री। ठोस अपशिष्ट में प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच तथा जैविक पदार्थ शामिल हैं। ठीक है, तो ठोस अपशिष्ट का मतलब ये है कि ऐसा कचरा होता है जिसका ना तो रीयूज़ कर पाते हैं ना ही उसको रिसाइकल कर पाते हैं। ठीक है, और ये हमें घरेलू जो कचरा होता है उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ठोस अपशिष्ट के रूप में हमारे सामने आती है। और जो औद्योगिक कचरा होता है उसके कुछ ऐसे पार्ट्स या फिर केमिकल होते हैं या फिर ऐसी ठोस वस्तु होती है जिनका हम ना रिसाइकल ना रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ठोस अपशिष्ट है ना उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा जनसंख्या वृद्धि। अधिक जनसंख्या के कारण कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हर चीज़ की मांग बढ़ती है। खाने की मांग बढ़ेगी समाज में। ठीक है, रहने लायक जो जगह होती है उसकी मांग बढ़ेगी, जल की मांग बढ़ेगी। ऐसे ऐसे जो अन्य संसाधन या फिर जन वृद्धि के कारण ना काफ़ी चीज़ों की मांग बढ़ती है, जिससे जो ठोस कचरे होते हैं ना उसमें काफ़ी वृद्धि आती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा उपभोक्ता। अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग और फेंकने की प्रवृत्ति। आपको पता है कि जो हमारा समाज है ना उसमें रिसाइकल और रीयूज़ का तो कोई नामो निशानी नहीं है। अगर वो होता है तो वो किसी कंपनी के द्वारा हो सकता है लेकिन आम जनता के द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फलों के या फिर सब्जियों के छिलके जो होते हैं उसको हम डायरेक्ट कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उस फल और सब्जियों के छिलकों को अपने पेड़ पौधों में गाड़ दें तो वो एक तरह से खाद के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने को ही नहीं मिलता। तो उससे क्या होता है कि जो ठोस अपशिष्ट होता है ना उसमें वृद्धि होती है। थर्ड है हमारा औद्योगिक गतिविधियाँ। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट। अब उद्योगों के निर्माण कार्य में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उद्योग के अब काम के लायक नहीं होती। ठीक है, अब जिसको जो उद्योगपति होते हैं वो ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं। अब आम जनता या फिर बाकी के लोग उस चीज़ को कैसे उसका निपटारा कर सकते हैं। अब वो ऐसे ही खुले में पड़ी है, काफ़ी समय से पड़ी है, जो एक ठोस अपशिष्ट के रूप में हमारे सामने आती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कृषि। कृषि गतिविधियों से उत्पन्न जैविक अपशिष्ट। उदाहरण फसल अपशिष्ट। ठीक है, चावल के भूस, ठीक है, गेहूं के भूसे, गन्ने की खोई, पशु अपशिष्ट, पशुमल, मृत पशु। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये भी ना कृषि के माध्यम से एक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट के रूप में हमारे सामने आते हैं। क्योंकि कृषि से भी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है जिनका ना तो रीयूज़ हो सकता है ना फिर उनको रिसाइकल किया जा सकता है। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो है ठोस अपशिष्ट को कम करने के उपाय। सबसे पहला हमारा पुनःचक्रण। कचरे को पुनः उपयोग करने के लिए अलग करना। यानी जैसे हम आसपास देखते हैं कि हमारे जो डस्टबिन होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो नीला कचरा होता है और एक नीला डस्टबिन होता है और एक हरा डस्टबिन होता है। तो जो हरे डस्टबिन में होता है वो सूखा कचरा डाला जाता है। ठीक है, सॉरी, जो हमारा हरा डस्टबिन होता है उसमें गीला कचरा डाला जाता है और जो हमारा नीला डस्टबिन होता है उसमें सूखा कचरा डाला जाता है।
गीले कचरे से मतलब है कि जो हमारे फल होते हैं, जो हमारी सब्जियां होते हैं, उनके कूड़े को गीला कचरा कहते हैं, ठीक है, जो पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। और जो नीले डस्टबिन में जो सूखा कूड़ा फेंका जाता है, वो उसके आप उदाहरण ले सकते हैं, कागज़ हो गया और कांच की बोतल हो गई, या फिर कोई कांच की वस्तु हो गई, लोहे से संबंधित कोई वस्तु हो गई, मतलब जिसको हम खुद से रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट यही था पुनर्चक्रण का। सेकंड पॉइंट है हमारा कंपोस्ट, जैविक अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, जैसे सूखा जो गीला कचरा होता है उसको हम अपने पेड़ पौधों की मिट्टी में या फिर आसपास की मिट्टी में डाल सकते हैं, दफना सकते हैं, जो आगे चल के हमें कंपोस्ट करके जो जैविक तत्व होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, जैसे केंचुए हो गए या फिर अन्य कीड़े मकोड़े हो गए, वो उस कूड़े को खाकर उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं। थर्ड है हमारा उपभोक्ता जागरूकता, लोगों को कचरे को कम करने के लिए जागरूक करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि लोगों को ना अवेयर करना चाहिए, जिससे वो डिकम्पोज और रिसाइकल जैसी प्रक्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ला सकें। और लोगों को बताना चाहिए कि ज़्यादा कूड़ा करने से पर्यावरण पर और हमारे मानव समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। फोर्थ है हमारा स्थायी उत्पादकों का उपयोग, ऐसे उत्पादों का चयन करना जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के समाज में जो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग है उसको काफ़ी यूज़ में लाया जा रहा है, लेकिन अगर उस प्लास्टिक बैग को देखा जाए तो वो डिकम्पोज आसानी से नहीं होता, मतलब एक तरह से वो डिकम्पोज हो ही नहीं सकता। तो अगर उसकी जगह पे हम जो कागज़ के हमारे थैले होते हैं, अगर हम उनका प्रयोग शुरू करें तो वो हमारे पर्यावरण के लिए ना काफ़ी अनुकूल होगा, क्योंकि कागज़ आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कचरा प्रबंधन प्रणाली, प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए नीतियों का निर्माण करना। यानी आपने देखा होगा कि जो अभी हमारा समाज है उसमें कूड़े के लिए गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, जो कूड़े को ले आकर बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर जो उद्योग होते हैं उसमें डालती है, जिसमें गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को अलग करा जाता है। जो गीला कूड़ा होता है उसको डिकम्पोज के लिए भेज दिया जाता है, और जो सूखा कूड़ा होता है उसमें से छटाई करी जाती है कि किन वस्तुओं का रिसाइकल उनको करा जा सकता है या फिर अलग उपयोग में लाया जा सकता है, और बाकी कूड़े को नष्ट कर दिया जाता है। अगर कचरा प्रबंधन प्रणाली होगी तो कूड़े को अलग करना और उसका रीयूज़ रिसाइकल आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना कमेंट ज़रूर दिएगा कि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।